चलो, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, शुभाशीष। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे भाई। ठीक है, एकदम जबरदस्त होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, तो पहले सब लोग जुड़ जाएंगे और बताएंगे कि आप सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं एकदम। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरह की, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, शानदार तरीके से चल रहा है। अब जाके पहला कमेंट आया है प्रिया यादव का। नमस्ते जी प्रिया। चलिए प्रिया बेटा, ठीक हो आप? सर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मूल विधि, हिस्ट्री का सिलेबस 50% हो गया है, लेकिन पॉलिटी का अभी तक, ठीक है, भाग 5 ही है जी। चलो मेरे प्यारे बच्चे देखो, ठीक है, पॉलिटी तो मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सिलेबस खत्म करने के लिए मैं पॉलिटी को नहीं पढ़ाऊंगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये आज भी मेरे शब्द हैं और अंत तक मेरे शब्द ये बने रहेंगे, ठीक है जी। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत शुभाशीष सभी लोगों को। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारी जो क्लास है आज हम वही, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे बच्चे। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां। और भाई राष्ट्रपति की शक्तियों में हम लोगों ने राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां देख ली थी, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। आज ये खत्म हो जाएगा, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, ठीक है जी। इसे हम देख चुके थे बहुत अच्छे से, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। दूसरा, हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को भी देख चुके थे बच्चे, यहां पर भी कोई इश्यू नहीं है। विधायी शक्तियां, ये एक तरह का रिवीजन हो रहा है, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां भी हम लोग देख चुके थे, सैन्य शक्तियां। और जी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां भी हम देख चुके थे बच्चे। बताइए कि मुझे सही याद है, ठीक ठाक मुझे याद है, ये सारी शक्तियां हम देख चुके थे अथवा नहीं? ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं, एक बार बताएंगे, ठीक है, और बताएंगे कैसे, थम्स अप करके बताएंगे आप लोग। साधना यादव हैं, शिवांशी तिवारी जी हैं, अनामिका राजपूत हैं, और आशीष कुमार जी हैं, अंकुर भाटी हैं, शिव प्रताप जी हैं, अर्पित जी हैं, नेहा चौधरी हैं। जल्दी से बताओ फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। नमस्ते जी, राम राम। शिवम कुमार, ठीक है भाई, अब अभिवादन हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा लगता है बेटा, ये पॉलिसी है अब आरडब्ल्यू की कि ब्लैक बैकग्राउंड को हम समाप्त करेंगे, ठीक है, तो इसलिए मुझे भी उसी पॉलिसी के तहत चलना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना है इस बात को भाई जी। चलिए हो गया था, मतलब थम्स अप कर रहे हो, तुमने वित्तीय शक्तियों तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। अब आइए, ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, बहुत अच्छे से आप लोग इस क्षमादान की शक्ति को समझेंगे। राष्ट्रपति साहब की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में किया गया है, ठीक है जी। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आई कि साहब जो राष्ट्रपति साहब की क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति साहब की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 72 में किया गया है, जहां पर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। अब यहां पर आपको एक और बात बहुत प्यारे तरीके से समझनी है, ठीक है। वो बात क्या है बच्चे, कि राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है, और राज्यपाल के पास जो क्षमादान की शक्ति होती है मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति को प्राप्त जो क्षमादान की शक्ति है उससे कम होती है। राष्ट्रपति के पास अधिक व्यापक क्षमादान की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल के पास उससे थोड़े से कम व्यापक क्षमादान की शक्ति होती है। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, लेकिन अब हम राष्ट्रपति साहब की क्षमादान की शक्ति के बारे में बात करेंगे कि मतलब राष्ट्रपति साहब कौन कौन सी शक्तियां रखते हैं, जिसके माध्यम से वह ठीक किसी भी व्यक्ति की सजा के संदर्भ में क्या क्या ठीक निर्णय ले सकते हैं, क्या क्या प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन यहां पर 2 से 3 चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले, राष्ट्रपति को बच्चे ये अधिकार होता है, यह अधिकार होता है कि वह मृत्यु दंड की सजा को माफ कर सकते हैं।
मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति साहब को यह अधिकार है बच्चे, ठीक है, ये बात आ गई समझ में बहुत अच्छे से। दूसरा, राष्ट्रपति साहब जो सैन्य न्यायालय के निर्णय होते हैं, जिसको आप कोर्ट मार्शल बोलते हैं ना, तो सैन्य न्यायालय के निर्णयों में जो सजा है, सैन्य न्यायालय के निर्णयों में जो सजा दी जाती है, उस सजा को भी राष्ट्रपति साहब माफ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो सैन्य न्यायालयों में जो सजा दी जाती है उसको भी वो माफ कर सकते हैं, मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकते हैं। और राष्ट्रपति साहब के पास एक और अधिकार होता है कि मेरे भाई, ठीक है ना, कोई भी संघीय विषय है, अगर संघीय विषय का किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से कोई भी उल्लंघन किया है, तो उस केस में भी राष्ट्रपति जो है ना, ठीक है, उसकी सजा को माफ कर सकते हैं। तो संघीय विषयों में किए गए दंड में, संघीय विषयों के अंतर्गत बच्चे, ठीक है, कोई जो दंड आपने कोई जो आपने, ठीक है, गलत कृत्य किया है, और उसके संदर्भ में भी आपको माफी राष्ट्रपति साहब दे सकते हैं। तो इसको मैं तीसरा पॉइंट लिख देता हूं मैं, कि भाई संघीय विषयों के संदर्भ में, संघीय विषयों के संदर्भ में किए गए अपराधों हेतु सजा की माफी का प्रावधान। अब मोटा मोटा मैं आप ही लोगों की भाषा में इसको समझाऊं भैया, तो इसको समझना, ठीक है, इसको समझना कि राष्ट्रपति साहब की जो क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति साहब मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति साहब सैन्य न्यायालय के निर्णयों में जो सजा दी जाती है, राष्ट्रपति साहब उसको भी बच्चे माफ कर सकते हैं। और संघीय विषयों के संदर्भ में कोई भी अपराध के लिए बच्चे जो भी सजा मिली है, उस सजा को भी हमारे राष्ट्रपति साहब माफ कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति साहब के पास ये अधिकार है, ठीक है। लेकिन अब ये मैंने क्यों लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, कि ये जो अधिकार है ना सजा की माफी के संदर्भ में, ये राष्ट्रपति को है। ये सजा की माफी के संदर्भ में जो अधिकार हैं, ये किसको हैं सर? ये राष्ट्रपति को हैं। लेकिन ये वाले जो अधिकार हैं, ये भैया राज्यपाल को नहीं है। बस इसलिए स्पेशली मैंने लिखा कि राष्ट्रपति को है, ये राज्यपाल को अधिकार प्राप्त नहीं है। ये बात सभी के समझ में आई, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन एक और बात है, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं कि राष्ट्रपति बच्चे अपनी क्षमादान की शक्ति का जो प्रयोग करेगा, वह मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करेगा। वह सरकार या मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। और अगर मेरे प्यारे बच्चे, कई मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन सुनाया है कि अगर राष्ट्रपति किसी की दया याचिका पर फैसला कर रहे हैं, तो उस समय भी वे मंत्रिपरिषद की सलाह लेंगे और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि राष्ट्रपति की क्या है भैया। लेकिन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की कुछ सीमाएं हैं, और वो सीमाएं हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सीमा क्या है? ठीक है, वो सीमा वही है जो लप्पू से सचिन के पास है। चलिए, तो वो सीमा ये है कि राष्ट्रपति क्षमादान की इस शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। राष्ट्रपति क्षमादान की इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति क्षमादान की इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। सलाह पर करता है। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग एकदम क्लियर है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि भैया यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा कि राष्ट्रपति ये जो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भैया जी मंत्रिपरिषद के एडवाइस पर कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और मंत्रिपरिषद की ये सलाह मानने के लिए बाध्य होगी। जब वे किसी दया याचिका पर फैसला करते हैं, तब भी वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। ये बात भी आप मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चे, कि जब वे दया याचिका पर फैसला ले रहे होते हैं, दया याचिका पर फैसला ले रहे होते हैं,
ले रहे होते हैं, ठीक है जी, अगर वह व्यक्ति, ठीक है, किसी की दया याचिका पर, किसी को, ठीक है, दया देनी है, मृत्युदंड की सजा है, मृत्युदंड की सजा के केस में हम दया याचिका, ठीक है, शब्द प्रयोग करते हैं। तो किसी की अगर दया याचिका पर वे फैसला ले रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तब भी वे बच्चे क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। तब भी वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, सभी प्यारे बच्चे, एक मिनट में लिख लूं, है ना, कार्य करते हैं। आप लोगों को एक बार को समझा कम दो, लेकिन लिखवाओ पूरा, ये आपकी आदत है, ठीक है। और इसका मैं, ठीक है, पूरा ध्यान रखता हूं कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, लिखवाना इनको पूरा है, ठीक है, समझाता भी हालांकि मैं पूरा हूं। अब मुझे एक बात बताइए कि एग्जाम में आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्तियों का जो प्रयोग है वह मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करने के लिए बाध्य है अथवा नहीं, या राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र होकर करते हैं, ठीक है। तो क्या राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र होकर करते हैं, एक बार बताएंगे। बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। बहुत अच्छे, मतलब सब लोगों ने बिल्कुल, ठीक है, सही जवाब दिया है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर राज्यपाल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब हम यहां पर लेते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्ति है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 161 में है, ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं और क्लियर हो जाएगा। और यहीं पर मैं आपको राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति बता देता हूं, जब राज्यपाल पढ़ाऊंगा तब वहां पर अलग से डिस्कस नहीं करूंगा। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, ठीक है भैया जी, वो किस में है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 161 में है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, ठीक है। राज्यपाल के पास बच्चे ध्यान रखना, मृत्युदंड की सजा को माफ करने का राइट नहीं है, मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार नहीं है। और जो सैन्य न्यायालय में सजा दी जाती है उस पर भी वह किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। सैन्य न्यायालय में जो भी सजा है बच्चे, उसमें वह किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता। तो एक तो वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता मेरे प्यारे बच्चे, जिसको आप कोर्ट मार्शल कहते हैं। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के तहत मेरे प्यारे साथी, ठीक, जो भी सजा मिलती है उसको पूरी तरह से माफ कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 161 राज्यपाल को, ठीक है, कोर्ट मार्शल के अंतर्गत, ठीक है, जो भी सजा किसी भी व्यक्ति को मिली है उसको माफ करने का अधिकार नहीं देता। राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है कि राज्यपाल सैन्य न्यायालयों में दिए गए, ठीक है, सजा को माफ कर सके। राष्ट्रपति कर सकता है, और राष्ट्रपति बच्चे मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है। यह बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है, क्लियर हुए, ठीक है। ये दो प्रमुख चीजें हैं और उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में हम कुछ टर्म यूज करते हैं। जैसे एक टर्म होता है पार्डन, एक होता है रिप्राइव, ठीक है, एक होता है कम्यूटेट। तो ये क्या होते हैं? जैसे सबसे पहले होता है पार्डन, जिसको हम कहते हैं क्षमा, ठीक है, क्षमा। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वह क्षमादान की शक्ति कितने प्रकार की है उसको देखते हैं, है ना भैया। क्षमादान की शक्ति के प्रकार, क्षमादान की शक्ति के प्रकार, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्षमादान की शक्ति में भैया नंबर फर्स्ट आता है क्षमा, और इसको मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको कराऊंगा, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। देखो कोई भी टेक्निकल टर्म है तो मैं वहां पर उसे अंग्रेजी में लेकर चलता हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं, और मैं अंग्रेजी में पूरी तरीके से भी पढ़ा सकता हूं। लेकिन दिक्कत बस यही है कि आप लोग इतने मैच्योर नहीं हो, हिंदी माध्यम वाले टेलीग्राम डाउट ग्रुप को भर देंगे। ठीक है, चलिए तो टेक्निकल टर्म हम अंग्रेजी में लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे क्षमा क्या है। क्षमा का मतलब होता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा जो भी दंड दिया गया है, जो भी दंड, ठीक है, मृत्युदंड, आमतौर पर दंड मतलब मृत्युदंड, और बंदीकरण का मतलब होता है कारावास। बंदीकरण मतलब बंदी बना लिया, ठीक है, चार, ठीक है, दीवारी में उसको कैद कर दिया।
जिसको हम जेल कहते हैं, तो वो होता है भैया, जगह उसको हम लोग बोलेंगे बंदीकरण। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे, आपके कमेंट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। सर एक क्वेश्चन था कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो सब समझ में आया, लेकिन पिछली 2 क्लासेस में आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसको मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूं। तो इसका एक सीधा सा कारण है मेरे प्यारे बच्चे, कि आप ठीक है रिवीजन कम कर रहे हैं, बस इसलिए आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा होता है जब रिवीजन कम करते हैं हम लोग, रिलेट करने में दिक्कत हमें होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर पार्डन, क्षमा। ठीक है, क्षमा, क्षमा का मतलब क्या होता है बच्चे? क्षमा, ठीक है, एक तो नंबर फर्स्ट, ठीक है, दंड। दंड का मतलब क्या? मृत्यु दंड हो गया। दूसरा बंदीकरण मतलब कारावास। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति इन दोनों को बिल्कुल रिमूव कर सकता है, बिल्कुल रिमूव। अगर मुझे मृत्यु दंड की सजा मिली, मुझे क्यों मिले भगवान, ठीक है ना, देवेंद्र को अगर मिली है ठीक है, कोई एक्स व्यक्ति है, किसी एक्स को किसी भी न्यायालय ने मृत्यु दंड की सजा दी है, एक्स व्यक्ति को न्यायालय ने मृत्यु दंड की सजा दी, ठीक है, तो उस मृत्यु दंड की सजा को राष्ट्रपति बिल्कुल माफ कर सकता है। और अगर रही बात बंदीकरण की मतलब कारावास की, तो वो भैया तुम्हारे 20 वर्ष का हो, 14 वर्ष का हो, 21 वर्ष का हो, या आजीवन कारावास हो, या आजीवन हो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, उसको भी बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति बेटा दोषी की सजा को, ठीक है ना, पूरी तरह से माफ कर सकता है, उसको ठीक है सजा से पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं क्षमा। क्षमा का मतलब क्या है? तो क्षमा का मतलब है बच्चे दंड एवं बंदीकरण से। बंदीकरण आप समझ गए, ठीक है ना, बंदीकरण मतलब ठीक है जो भी उसको सजा मिली हुई है इसको हम बोलेंगे बंदीकरण को, ठीक है, प्रिजनरी। और दंड तो आप लोग समझते ही हो मेरे प्यारे बच्चे। तो दंड और बंदीकरण से किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः मुक्त कर देना, किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः मुक्त कर देना, पूर्णतः मुक्त कर देना। मुन्ना ये मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? पूर्णतः मुक्त कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर भी लिखूंगा, जैसे मृत्यु दंड की सजा को माफ कर देना, जैसे मृत्यु दंड की सजा को माफ कर देना, माफ कर देना। आजीवन कारावास की सजा को माफ कर देना, कम नहीं की, बिल्कुल माफ कर दी। आजीवन कारावास की सजा को माफ कर देना। कारावास की सजा को माफ कर देना। क्या मेरी बात समझ में आई? मृत्यु दंड की सजा पूरी माफ कर दी, आजीवन कारावास की पूरी सजा माफ कर दी, मतलब दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, दंड और बंदीकरण इसमें क्या हुआ, किया जाता है बच्चे, दोनों को हटा दिया जाता है, दोनों को हटा दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा, है क्या? नहीं है क्या? नहीं। तो भाई दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, मतलब किसी भी व्यक्ति की या जो दोषी है उसकी सजा को, दंड को, ठीक है, पूर्णतः खत्म कर दिया जाता है। एक होता है ये, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा, अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में सबसे पहले हो गया क्षमा। क्षमा का मतलब क्या है? जाओ तुम्हें माफ किया मैंने, ठीक है बेटा, टोटल रिमूव, जाओ तुम्हें मैंने माफ किया। तो वो क्या हो गया भैया? वो हो गया क्षमा, कि जाओ बेटा तुम भी क्या याद रखोगे कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ठीक है, अब वो माफी का मतलब क्या है कि तुमने चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया सही, ठीक है, तुम्हें पूरी तरह से मैंने मुक्त कर दिया। ठीक है, दोनों को हटा दिया जाता है, दोनों को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं लघुकरण। मेरे प्यारे बच्चे, स्वतंत्र कितने लोगों की सजा को माफ कर सकता है? अरे यार ये कोई प्रश्न है कि कितने लोगों की सजा को माफ कर सकता है? ठीक, माफ का मतलब माफ है, 2 3 4 5 6 वो माफ कर सकता है सजा को। संतोष कुमार कह रहे हैं मेरे कमेंट में कांटे लगे रहते हैं क्या, जो तुम लोगों को दिखाई नहीं देता? वाह संतोष कुमार, क्या बात है, कितनी अच्छी बात कही है आपने, ऐसी बोलो बेटा, शाबाश। थोड़ा सा और बदतमीजी अगर कर सकते हो तो उस और बदतमीजी से भी बोल लो। ठीक है, चलो लास्ट में सबके कमेंट ले लूंगा, ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे।
जी बेटा, हाँ बेटा, सजा माफ की गई है, बिल्कुल की गई है सजा। अब हम बात करेंगे लघुकरण पर, जिसको बोलते हैं कम्यूटेशन। लघुकरण के मतलब क्या है? लघुकरण का मतलब होता है बेटा कि इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। दंड के स्वरूप का मतलब क्या है? जैसे कि आपको मृत्यु दंड मिला है और उस मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, कि मतलब आपको फांसी नहीं होगी लेकिन तुम जिंदगी भर जेल में रहोगे। ठीक है, इसको हम लघुकरण कहते हैं। क्लियर है? तो कम्यूटेशन, लघुकरण। लघुकरण, कम्यूटेशन। अब ये क्या होता है भैया जी, लघुकरण, कम्यूटेशन? जरा इसको समझेंगे बहुत अच्छे से कि लघुकरण का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कम्यूटेशन। देखो, लघुकरण का तात्पर्य क्या होता है बच्चे, कि सजा की जो प्रकृति है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, दंड का जो स्वरूप है, ठीक है, उसको कम कर देना। दंड के स्वरूप में परिवर्तन, बढ़ेगा नहीं, दंड का स्वरूप कम हो जाएगा, तो दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर देना, लघुकरण। दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर देना, परिवर्तन कर देना, परिवर्तन कर देना, दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर देना। ठीक है बेटा, दंड का स्वरूप ही बदल दिया। ठीक है, नेचर ऑफ द, ठीक है, जो सजा है, ठीक है, तो दंड का जो स्वरूप है, दंड के स्वरूप में ही परिवर्तन कर दिया। और दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर देने का मतलब है कि दंड का स्वरूप, ठीक है, हमेशा कम किया जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा, स्वरूप हमेशा कम किया जाएगा, हमेशा कम किया जाएगा, दंड का स्वरूप हमेशा कम किया जाएगा। तो दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर देना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघुकरण कहते हैं। जरा लघुकरण को समझते हैं कि सर दंड के स्वरूप में, ठीक है, परिवर्तन कर दिया गया। जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास, ठीक है, या फिर कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया। जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया हमने, मृत्यु दंड को भाई आजीवन कारावास में बदल दिया, आजीवन कारावास में बदल दिया। कठोर कारावास को, ठीक है, अगर किसी को कठोर कारावास की सजा मिली है, मान के चलिए कि भाई इसके कठोर कारावास की सजा दी जाती है, तो कठोर कारावास को हम साधारण कारावास में बदल देते हैं, वास को साधारण कारावास में बदल देते हैं, साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो भाई आ गई ये बात समझ में, ठीक है, सभी लाल लालियों को, ठीक है, यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इशू तो नहीं, ठीक है, इसको हम लघुकरण कहेंगे। तो लघुकरण में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब भी आप लघुकरण का नाम सुने, जब भी आप कम्यूटेशन का नाम सुने, आप समझ जाना कि दंड के नेचर को कम कर दिया है बच्चे। क्या कर दिया है? दंड के नेचर को कम कर दिया है, ये लघुकरण हो गया। अब तीसरा हम बात करेंगे सर, तीसरा होता है आपका परिहार, ठीक है, थर्ड होता है भैया जी क्या आपका, परिहार। परिहार पर चलते हैं, ठीक है, परिहार मतलब इसको रेमिशन बोला जाता है बच्चे, ठीक है, रेमिशन, रेमिशन, परिहार, रेमिशन। अब इसमें क्या है, इसमें दंड के स्वरूप को कम किया था, ठीक है, इसमें दंड की अवधि को, जो दंड की अवधि है, जैसे 7 साल की सजा है 2 साल में, 14 साल की सजा को 7 साल में, तो दंड की अवधि को कम कर दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना परिहार में, बस, ठीक है। इसका काम क्या है सर, दंड की अवधि को कम कर दिया जाता है, अवधि को कम कर दिया जाता है, इसमें कम कर दिया जाता है, दंड की अवधि को कम कर दिया जाता है परिहार में। दंड की अवधि को कम कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि 7 वर्ष की सजा को, ठीक है ना, 2 वर्ष में, या 2 वर्ष की सजा को 1 वर्ष में, 1 वर्ष में परिवर्तित कर देना। तो भाई ठीक है, ये होता है परिहार, दंड की अवधि को कम कर दिया जाता है, इसको हम लोग परिहार कहते हैं। हम लोग दंड की अवधि को कम कर देते हैं, 7 वर्ष की सजा को 2 वर्ष में, 2 वर्ष की सजा को हमने 1 वर्ष में बदल दिया, दैट इज कॉल्ड रिमिशन, दंड की अवधि को कम कर दिया। क्लियर है, सभी को समझ में आया? अब इसके बाद हम बात करेंगे रेस्पाइट, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं बच्चे विराम, विराम, रेस्पाइट, रेस्पाइट।
क्या मतलब होता है भैया जी रेस्पाइट का? विराम का क्या मतलब है? क्या आशय होता है बच्चे विराम? तो विराम का मतलब है कि जो मूल सजा के प्रावधान है, जो भी आपकी सजा मिली है, जो भी आपको ठीक है सजा दी गई है, मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं परिस्थितियों में बदल देना। ठीक है ना? मतलब आपको मान के चलिए कि ठीक है आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे एक महिला की गर्भावस्था। ठीक है, तो महिला की गर्भावस्था के कारण ठीक है उसकी जो आजीवन कारावास की सजा है उसको बदल दिया और उसको 1 वर्ष का 2 वर्ष का इस तरह से कर दिया मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विराम कहेंगे। तो इस विराम में क्या होता है बच्चे कि मूल सजा के प्रावधान को हम किसी विशेष परिस्थितियों में बदल सकते हैं। अब जब हम मूल सजा के प्रावधान को बदलते हैं तो अवधि को भी कम कर सकते हैं। अवधि को कम करने का मतलब क्या होता है बेटा कि हम ठीक है रिमिशन भी कर सकते हैं, हम परिहार भी कर सकते हैं, या फिर हम लघुकरण भी कर सकते हैं, हम कम्यूटेशन भी कर सकते हैं, मतलब उसके दंड के नेचर को भी कम कर सकते हैं। दोनों चीजें कर सकते हैं हम रेस्पाइट में, विराम में, क्योंकि वो कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है? किसी दोषी के मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं परिस्थितियों में बदल दिया जाता है। किसी दोषी के मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं दोषी के मूल सजा के प्रावधान को मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं परिस्थितियों में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी महिला की गर्भावस्था के कारण, किसी भी महिला की गर्भावस्था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना गर्भावस्था के कारण कि आर्टिकल 72 को जब मैं राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाऊंगा तब डिटेल में कराऊंगा। और देखो ठीक है भाई, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया और आप लोग भी मुझसे एक प्रॉमिस करोगे कि साहब वर्दी पहन के जरूर आएंगे। ठीक है, एक सेल्फी जरूर लेंगे। चलो ठीक है, सेल्फी ना भी लेना लेकिन वर्दी पहन के जरूर आना। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी कि जब आप वर्दी पहन के आएंगे। चलो ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया? यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं? तो क्या होता है बेटा ठीक है विराम रेस्पाइट मींस है कि भाई ठीक है मूल सजा के प्रावधानों को किन्हीं परिस्थितियों में आपने बदल दिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग विराम कहेंगे, इसको हम लोग रेस्पाइट कहेंगे। चलिए, तो भाई ये बात भी हमारे समझ में आ गई। अब चौथा आता है जिसको हम कहते हैं रिप्राइव, मतलब रिप्राइव मींस प्रविलंबन बेटा। जी, रिप्राइव, रिप्राइव मींस क्या होता है? प्रविलंबन, 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 रिप्राइव। देखो इनका हिंदी बहुत सिंपल है, अंग्रेजी कठिन है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई अंग्रेजी कठिन है और इनके हिंदी से आप इनका अर्थ यूं ही निकाल सकते हो। अभी मैं तुम्हें हैक बताऊंगा, एक ऐसी हैक बताऊंगा कि अगर ये प्रश्न कितना भी डिटेल में, कितना भी डेप्थ आपसे पूछ ले, आप 2 मिनट में इसको सॉल्व कराओगे। एक ऐसी हैक मेरे पास है। लेकिन प्रविलंबन, प्रविलंबन का मतलब क्या होता है बच्चे कि आपकी सजा पर कुछ अस्थायी समय के लिए रोक लगाती। ठीक है ना, सजा पर अस्थायी समय के लिए रोक लगा देना प्रविलंबन कहते हैं। सजा पर अस्थायी समय के लिए रोक लगा देना, सजा पर अस्थायी समय के लिए रोक लगा देना। समय के लिए रोक लगा देना। सजा तो आपको मिलेगी ना, सजा को कम किया गया है, ठीक है, ना ही सजा को माफ किया गया है। ठीक है, सजा तो आपको मिलेगी लेकिन अभी कुछ समय के लिए आपकी सजा पर रोक लगा दी है, उसको हम लोग प्रविलंबन कहते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है बेटा कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी दोषी व्यक्ति है वो राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए ठीक है समय लेता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण के लिए समय लेना। इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण के लिए समय लेना, प्रविलंबन। राष्ट्रपति से
क्षमा या लघुकरण के लिए समय लेना। लघुकरण के लिए समय लेना। क्षमा या लघुकरण के लिए समय लेना, ये इसका उद्देश्य होता है। चलिए जी, तो मैं एक चाय की सिप ले लूं जब तक। भाई इतनी चीनी डालते हैं ये लोग, ठीक है, इन्हें कई बार ये शायद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें चाय बनानी है या शरबत बनाना है। तो कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज आ जाते हैं कि हमें बनाना क्या है, और ये ऐसी चाय बना देते हैं। अब देखो मुन्ना, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ठीक है, इधर आते हैं हम। देखो सबसे पहले, ठीक है, आप इन शक्तियों को याद कर लो। पहली क्या है? पहली है क्षमा। कहां लिखी मैंने? ठीक है, ये तो सर पहली है क्षमा, ठीक है। दूसरी है, हिंदी में याद करना, दूसरी है लघुकरण। तीसरी क्या है? परिहार, ठीक है। चौथी क्या है? विराम। और पांचवी क्या है? प्रविलंबन। बच्चे प्रविलंबन। अब लिख लो पांचों को, ठीक है। सबसे पहले लिख दो बच्चे क्षमा, दूसरा लिख दो लघुकरण, कम्यूटेशन, लघुकरण, ठीक है। तीसरा आप लिख दो कि भैया जी विराम, विराम। चौथा आप लिख दो इसमें विराम के बाद क्या है? प्रविलंबन, प्रविलंबन। और एक और बचा हुआ है, ठीक है। क्षमा हो गया, लघुकरण हो गया, ठीक है, पार्डन हो गया, आपका कम्यूटेशन हो गया, आपका विराम हो गया, प्रविलंबन हो गया, इसके ठीक है, प्रविलंबन विराम हो गया, ठीक है। परिहार और हो गया, परिहार। एक इसमें परिहार और बचा, परिहार। ये आपने पांचों लिख दी। अब देखो एक है क्या इसका, आप इसे कैसे याद करोगे? बड़ा सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। चलिए सर, इस चैप्टर की आज तक टोटल 23 क्लास हुई हैं, उनमें से यह क्लास में आपका टीचिंग वे सबसे जबरदस्त है। अरे ऐसी बात नहीं है, सारी क्लासेस में। हाँ ठीक है, एक परिहार बचा हुआ है वो मैंने लिख दिया। देखो एक हैक बताता हूं, क्षमा, ठीक है, पार्डन। क्षमा मतलब क्या होता है बेटा? पार्डन, बिल्कुल माफ, क्षमा कर दिया। जैसे कोई मेरे पास आया, मैं राष्ट्रपति हूं, कोई मेरे पास आया, ठीक है, माय लॉर्ड मुझे क्षमा दे दीजिए, और मैंने कह दिया जा बेटा तू भी क्या याद रखेगा, जी ले अपनी जिंदगी, क्षमा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे इसमें क्षमा में? कंप्लीटली पार्डन, कंप्लीटली पार्डन, क्षमा, पार्डन, ठीक है। बस एक टेक्निकल टर्म आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, दोनों से, दंड से और वंदीकरण से। दंड, दंड का मतलब मृत्युदंड, वंदीकरण का मतलब कारावास। चाहे वो कारावास बच्चे आजीवन हो, चाहे वो 7 साल का हो, 5 साल का हो, 2 साल का हो, कंप्लीटली पार्डन, क्षमा। क्लियर है? कम्यूटेशन, ठीक है, कम्यूटेशन, लघुकरण। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? लघुकरण, ठीक है। द नेचर ऑफ द सजा, ठीक है, जो सजा का नेचर है, ठीक है, सजा के नेचर का लघुकरण कर दिया, ठीक है, मतलब दंड के स्वरूप को कम कर दिया, ठीक है, लघुकरण, ठीक है। लघु, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। तो हमने क्या किया? दंड के नेचर को, दंड के स्वरूप को कम कर दिया। बोलो बच्चे, ये आया समझ में? दंड के स्वरूप को कम कर दिया, दंड के स्वरूप को कम कर दिया। दंड के स्वरूप को कम कर दिया। तो उम्मीद करता हूं भाई ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि हमने दंड के स्वरूप को क्या कर दिया है? दंड के स्वरूप को बच्चे हमने कम कर दिया है, कम कर दिया। जैसे मृत्यु दंड की सजा को हमने आजीवन कारावास में, कठोर कारावास की सजा को हमने साधारण कारावास में बदल दिया। अब आते हैं हम लोग कम्यूटेशन के बाद विराम लिखा हुआ, विराम मतलब रेस्पाइट, ठीक है। रेस्पाइट का मतलब क्या हुआ? विराम का मतलब क्या हुआ? विराम का मतलब है कि भाई अभी आप फिलहाल क्या करो। विराम का मतलब है कि कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ गई है जिसमें मूल सजा जो है, मूल सजा के प्रावधानों को, ठीक है ना, बदल दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें मूल सजा के प्रावधानों को बदल दिया, विराम, ठीक है, इसको हम रेस्पाइट कहेंगे, विराम। तो मूल सजा के प्रावधानों को विशेष परिस्थितियों में बदल देना। बस यहां पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, विशेष परिस्थितियां,
और जैसी आप विशेष परिस्थितियां याद रखेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा। जैसे किसी भी महिला की गर्भावस्था, विशेष परिस्थितियों में क्या हुआ आपने कि मूल सजा के प्रावधानों को बदल दिया, प्रावधानों को बदल दिया, बदल दिया। देखो इसमें भी जब आप किसी भी मूल सजा के प्रावधानों को बदलेंगे, कम करेंगे, भाई आप इसमें विराम में लघुकरण कर सकते हैं, आप विराम में परिहार भी कर सकते हैं, आप दोनों चीज कर सकते हैं। परिहार का मतलब क्या है, आप दंड की अवधि को कम भी कर सकते हैं। परिहार का मतलब क्या है सर, दंड की अवधि को कम करना। परिहार दंड की अवधि को कम करना, नेचर को चेंज नहीं करना, केवल अवधि को कम करना, दंड की अवधि को कम करना, अवधि को कम करना। तो आप इसमें विराम में दोनों चीज कर सकते हैं, आप दंड की अवधि को भी कर सकते हैं कम, ठीक है, और आप उसके नेचर को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। बस यहां पर मेन टर्म क्या है, विशेष परिस्थितियां, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में। और प्रविलंबन का मतलब क्या है कि कुछ दिनों के लिए लंबन, लंबन का मतलब क्या होता है, रोक लगा देना, अभी कुछ दिनों के लिए रोक लगा देना। जैसे निर्भया केस में हुआ था, निर्भया केस में क्या हुआ था कि जो दोषी थे उन्होंने राष्ट्रपति से क्षमादान मांगा, पार्डन मांगा राष्ट्रपति से, दोषियों ने। उन्होंने कहा एटलीस्ट हमारी मृत्यु दंड की सजा को आप आजीवन कारावास में बदल दो, क्योंकि हम माफी नहीं चाहते, बस आप हमारी इस मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दो, ठीक है। तो उनको सजा मिलने वाली थी, तो सजा मिलने वाली थी, तो उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति के समक्ष, ठीक है, जो याचिका प्रस्तुत की, जो दया याचिका प्रस्तुत की, वो प्रस्तुत की थी प्रविलंबन की, फिलहाल ठीक है हमें 2 महीने बाद सजा मिलने वाली है, अभी उसे फिलहाल आप रोक दो, जो 2 महीने बाद हमें सजा मिलने वाली है उसे रोक दो, ठीक है। भाई राष्ट्रपति जी ने रोक दिया, ठीक है, प्रविलंबन मतलब रोक लगा। लेकिन ये रोक लगी क्यों थी, ये रोक इसलिए लगी थी कि या तो मेरे प्यारे बच्चे वो उस पर क्षमा लेना चाहते थे या लघुकरण लेना चाहते, या तो आप क्षमा कर दो, क्षमा आप करोगे नहीं क्योंकि बहुत जघन्य अपराध है, तो भाई आप ऐसा कर दो, ठीक है, लघुकरण कर दो, हमारी इस मृत्यु दंड की सजा को आप आजीवन कारावास में बदल दो, कम से कम नहीं तो हम जेल में जीवित तो रहेंगे, जिंदा तो रहेंगे, अब तो हम बिल्कुल मर ही जाएंगे। आपको पता कितना हाईलाइटेड केस था निर्भया वाला, ठीक है। और हमारे पूरे भारत में उस निर्भया केस के बाद विमेन सेफ्टी को लेकर, ठीक है, बहुत सारे कानून बने और एक बहुत अच्छी डिबेट भी उस पर हुई। चलिए, तो ये दोनों मतलब ये जो 5 क्षमादान की शक्तियां हैं, ये आपने कभी शायद पढ़ी नहीं होंगी, पढ़ी भी होंगी तो दिक्कत ये रही होगी कि आपको याद नहीं होगी। आज मैं गारंटी के साथ बोलता हूं बच्चे कि आपको ये याद हो गई होंगी। क्षमा का मतलब बिल्कुल, ठीक है। देवेंद्र खड़ा हो बेटा, जल्दी फटाफट, तू शर्मा मत यार, तू शर्मा रहा है। देखो ये, ठीक है, देवेंद्र भैया है हमारे जो स्ट्रीमर है, ठीक है। ये पता है, ये इनको माननीय जज साहब ने आजीवन कारावास की सजा दी थी, ठीक है। इनके पास एक ही सजा है, आजीवन कारावास की, इनको सजा मिली है। अब मैं 5 केस लगाऊंगा अलग अलग, इनको आजीवन कारावास की सजा मिली है। इन्होंने क्या किया, मर्डर, चलो मर्डर कर दिया, ठीक है, आजीवन कारावास की सजा इनको मिली हुई है, ठीक है, देवेंद्र को। क्षमा में क्या होगा, ठीक है, अगर ये, ठीक है, क्षमा दायर करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष अगर ये क्षमा में, ठीक है, याचिका दायर करते हैं, क्षमा दया याचिका दायर करते हैं राष्ट्रपति के समक्ष, और इनको अप्रूवल भी मिल जाता है राष्ट्रपति का, तो क्षमा का मतलब है आजीवन कारावास बिल्कुल समाप्त हो जाएगा इनका। क्षमा का मतलब आजीवन कारावास समाप्त। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमने मर्डर किया है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस है, तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, ये राष्ट्रपति के पास पहुंच गई और पता पड़ा कि राष्ट्रपति इनके फूफे का लड़का है, ठीक है ना। मान लो राष्ट्रपति ने कहा अरे यार ये तो मेरा, ठीक है, मामा का बेटा है, वो उनका फूफा का लड़का हुआ राष्ट्रपति, चलो कहीं ना कहीं रिलेशन, किसी को पता भी नहीं है, तो राष्ट्रपति ने कह दिया कि जाओ तुम्हें क्षमा, ठीक है, मतलब जो तुमने, ठीक है, मेरे पास जो पिटीशन दी है, ठीक है, पार्डन की जो पिटीशन दी है, दया याचिका, उसमें मैं इसको बिल्कुल क्षमा करता हूं, इसको पार्डन करता हूं, इसको बिल्कुल। तो क्षमा का मतलब सीधा क्या है, क्षमा का मतलब है कि आजीवन कारावास की सजा एकदम शून्य हो जाएगी। अब शून्य हो गई आजीवन कारावास की सजा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब अब गली में चौराहे में एकदम चौड़ के घूमेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से क्षमा कर दिया। लघुकरण, आजीवन कारावास की सजा है और ये के साथ लघुकरण दे दो मुझे, आजीवन कारावास की सजा है साहब मुझे लघुकरण, तो इसका मतलब क्या है कि आजीवन कारावास की सजा 7 साल में, 2 साल में, 3 साल में चेंज हो जाएगी, आजीवन लघुकरण, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है परिहार, ठीक है। परिहार में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, दंड की अवधि कम हो जाएगी, ठीक है। परिहार में दंड की अवधि उसी में कम होगी जब आपको 7 साल का, 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का कारावास मिला है, तो उसमें परिहार में दंड की अवधि 7 साल का मिला है तो 4 साल का हो जाएगा, 4 साल का दंड मिला है तो 3 साल का हो जाएगा परिहार। विराम का मतलब क्या है, अगर ये प्रेग्नेंट है,
नहीं होगे? चलो ठीक है, अगर मान के चलिए गर्भावस्था में, ये कह रहा है कि नहीं सर मैं कैसे हो सकता हूं, मान के चलो तुम लड़की हो, ठीक है, विवाहित लड़की हो, और ऐसी स्थिति में तो वहां पर क्या विराम लगेगा? विराम का मतलब क्या है कि उस परिस्थिति में या तो लघुकरण भी किया जा सकता है, उस परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चे परिहार भी किया जा सकता है, दोनों चीज की जा सकती है, लघुकरण भी परिहार भी दोनों की जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी अपनी विशेष अवस्था है, क्या है? गर्भावस्था है। और जब विशेष अवस्था है तो इस अवधि को कम भी किया जा सकता है और उसकी प्रकृति को भी चेंज किया जा सकता है। और प्रविलंबन, बैठ जाओ, प्रविलंबन का मतलब क्या है कि आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो प्रविलंबन का मतलब क्या होता है बच्चे कि अभी आजीवन कारावास की इनको सजा है, मान के चलिए, तो इन्होंने जो है ना राष्ट्रपति के समक्ष अपनी दया याचिका लगाई, तो दया याचिका सबसे पहले प्रविलंबन की लगाई कि साहब पहले तो ठीक है मेरी आजीवन कारावास की सजा को अभी फिलहाल रोको, या फिर मृत्युदंड की सजा को फिलहाल अभी रोको। अधिकांशतः ये जो है ना प्रविलंबन ये मृत्युदंड पर लगाया जाता है, ठीक है, मृत्युदंड पर लगाया जाता है बच्चे, प्रविलंबन मृत्युदंड पर, कि फिलहाल मेरी इस सजा को रोक दो, और मेरी इस सजा को रोकने के बाद फिर तो आप या तो मुझे क्षमा दे दो या फिर आप क्या कर दो, लघुकरण कर दो, या तो मुझे क्षमा दे दो या फिर आप लघुकरण कर दो। बेटा अब मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, ठीक है, ये बात आ गई समझ में? चलिए, कुल मिलाकर 48 मिनट में मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया। बाबू मैंने क्यों समझाया? मैं इसे 10 मिनट में खत्म कर सकता था, ईमानदारी से बता रहा हूं, बस इसलिए कि मुन्ना ठीक है मेरे अंदर एक बहुत गंदी आदत है, वो ये है कि जब तक मैं ठीक है बिल्कुल एक एक स्टूडेंट को सेटिस्फाई नहीं कर देता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ देता। मेरा सेटिस्फेक्शन जरूरी है, कोर्स में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, कोर्स की चिंता मत करो, 1 घंटे की जगह 2 घंटे क्लास ले लूंगा। कोर्स ही कंप्लीट करना, रिकॉर्डेड वीडियो पढ़िए विनायक 1.2 में, वहां से कर लो, यूट्यूब पे दुनिया भर की मेरी वीडियो पढ़िए, वहां से कर लो, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। तो कोई कोर्स फोर्स का मत बोला करो, तुम लोग बहुत छोटे बहन भाई हो, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे हो, मासूम हो तुम लोग, समझो इस बात को, पढ़ो आराम से अच्छे से। चलिए मंजीत, मैंने कमेंट देख लिया, बाद में ठीक है डिस्कस करूंगा, भूलेंगे नहीं ना आप, ठीक है ना? किसी को भी बोल देंगे कि हमें पता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में ये 5 शक्तियां हैं, कौन कौन सी हैं? क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है और प्रविलंबन है, हम जानते हैं। और क्या क्या है? ले सुन, ये है, आई बात समझ में? चलो अब हम ठीक है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति तो बच्चे हम कर सके, ठीक है, चलिए ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां तो हो गई। देखो अब एक बार हम क्या करेंगे, बस हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो अब देखो मुन्ना हाँ आज के लिए इतना ही, चलो ठीक है मैं मानता हूं। अब देखो सुनो, ठीक है, एक बार मैं इन सारी चीजों को, राष्ट्रपति की शक्तियों को रिकॉल कर रहा हूं और शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, सबको, ठीक है, शॉर्ट्स में लिख रहा हूं, शॉर्ट में, अब आप समझना हर एक पॉइंट को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे, ठीक, जब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, ठीक है, पूरी कंप्लीट कर ली हमने कार्यकारी शक्तियां, एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है, अपनी नोट्स में इनको कंप्लीट कर सकते हैं राष्ट्रपति की। ऐसे ही विधायी शक्तियां, सैन्य शक्तियां और वित्तीय शक्तियां भी जो हैं, ठीक है, वो भी हमने पूरी बताई है राष्ट्रपति को, आप उनको भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में, आगे बढ़ने के क्रम में, ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति हो गई, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, बस इसे और देखो बच्चे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स राष्ट्रपति के। अब आपातकालीन शक्ति हम समझेंगे, सर ये क्या होती है आपातकालीन शक्तियां, इनका मतलब क्या होता है, इनका तात्पर्य क्या होता है? तो बेटा राष्ट्रपति को, ठीक है, 3 आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, एक जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, दूसरा जिसको बोला जाता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा जिसको बोला जाता है भैया जी वित्तीय आपात, जिसको क्या बोला जाता है? वित्तीय आपात। 3 शक्तियां प्राप्त हैं, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। देखिए 2 चीज, एक होती है घोषणा, ठीक है, ध्यान रखना, आपातकाल की घोषणा, चाहे इनमें से बेटा ये तीनों ही आपातकाल है, ठीक है, आमतौर पर ये राष्ट्रीय आपात है, ये राष्ट्रपति शासन है जो राज्यों में आपातकाल है एक तरह से, ठीक है, और वित्तीय आपात। तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, इसकी घोषणा जो है आपात की राष्ट्रपति करता है,
आपात की अनाउंसमेंट कौन करता है बच्चे? राष्ट्रपति करता है। आपात के अनाउंसमेंट राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति बच्चे ऐसा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा। और ऐसा परामर्श, ठीक है ना, राष्ट्रपति के लिए कैसा होगा बच्चे? बाउंडेड होगा। ऐसा परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब केवल घोषणा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है 356 के तहत, और वित्तीय आपात की उद्घोषणा होती है 360 के तहत। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब राष्ट्रीय आपात, तो साहब इसकी घोषणा राष्ट्रपति करेगा कब? राष्ट्रीय आपात जो है, ठीक है, इस राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति, ठीक है, करेगा कब? सवाल ये आता है कि कब करेगा। चलो कोई बात नहीं है, सॉरी सर जी, माफ कर दीजिए प्लीज, अब कभी ऐसा नहीं होगा। जब से बैच लिया था तब से रिप्लाई नहीं मिला था, तो इसलिए ऐसा बोल दिया। कोई बात नहीं मन्ना, ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, आनंद में रहो। बोल दिया मास्टर से, अब क्यों इस बात का शोक मनाना? आई गुस्सा, बोल दिया, ठीक है, मजे में रहो। अब राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करेंगे 352। तो ये तो है घोषणा, ठीक है भैया जी। ये जितने भी आपात हैं, तीनों प्रकार के आपात, इन तीनों प्रकार के आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करते हैं। मंत्रिपरिषद का वो परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाउंडेड होता है, बाध्यकारी होता है। अब जैसे राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कब करेगा? कब? ठीक है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति कब करेगा? कब? और वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कब करेगा? ठीक है, कब? तो कब का जवाब हमें ढूंढना है। ठीक, कब का जवाब जब हम ढूंढेंगे तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करेगा युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। विद्रोह के, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति हो और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में दे दे, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में दे दे कि हे राष्ट्रपति लगाओ राष्ट्रीय आपात, क्योंकि युद्ध हो चुका है या बाह्य आक्रमण हो चुका है या फिर सशस्त्र विद्रोह हो चुका है, लगाओ राष्ट्रीय आपात, तब राष्ट्रपति पूरे देश में या हमारे देश के किसी भी एक हिस्से में, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा ठीक कर देगा। और वो डिफाइन कर देगा कि भाई या तो पूरे संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में हम राष्ट्रीय आपात लगा रहे हैं, उसके किसी भी एक हिस्से में। ठीक है बच्चे, तो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी एक हिस्से में। संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी भूभाग में। या उसके किसी भी भूभाग में। या उसके किसी भी भूभाग में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? तो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी भूभाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो जाएगी। अब यहां पर देखो ध्यान रखना मुन्ना, सबसे पहले 2-3 टर्म में आपको बताऊंगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में युद्ध था, बाह्य आक्रमण था, सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था। इसके स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था। क्या था बाबू? ठीक है, इंटरनल, आंतरिक अशांति, ये शब्द था, आंतरिक अशांति। ठीक है, अब ये जो आंतरिक अशांति शब्द है, ठीक है, इसी आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात लगाया था। 25 जून सन 1975 की बात है। ठीक, मध्य रात्रि में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात लगा दिया। ठीक है, अब जब राष्ट्रीय आपात लगाया उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पे, तो हमारे देश में कहीं पर भी आंतरिक अशांति तब थी नहीं। मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं आर्टिकल 352 का मिसयूज किया गया। ठीक है, तो जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो हमने 44वें संविधान संशोधन से, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने क्या किया 1978 में बच्चे, हमने क्या किया, इस आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर हमने सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल कर लिया। ठीक है, हमने ऐसा 44वें संविधान संशोधन के आधार पर किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं राष्ट्रपति शासन।
तो बस उसी सवाल का जवाब ढूंढना है कि कब लगेगा मेरे भाई राष्ट्रपति शासन, कब? तो जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। राष्ट्रीय आपात लगने के बाद क्या होता है? अरे बेटा मैं इतना बता दूंगा, राष्ट्रीय आपात लगने के बाद क्या होता है, ठीक है? अभी ठीक है ना, आराम से आप चलिए। देखो मेरे लिए मिठाई आई है। चलिए आइए अब इधर देखो, ठीक है? राष्ट्रपति शासन कब लगता है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है? दिग्विजय भैया जिंदाबाद, हमारा गुरु कैसा हो, दिग्विजय भैया जैसा हो। अरे वाह, कौन, क्या नाम था इनका? संतोष। चलो आओ इधर देखो, राष्ट्रपति शासन। अब सवाल आता है कि ये जो राष्ट्रपति शासन है भैया, ये कब लगेगा? ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। जब किसी भी राज्य में बेटा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो फेलियर कर जाए, क्रैश हो जाए, और उस राज्य में संविधान के आधार पर शासन चलाया जाना दुष्कर हो जाए, तब उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेगा, कहेगा हे राष्ट्रपति, ठीक है, यहां का शासन एकदम पूरी तरह से, यहां का जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, ये एकदम खराब हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, चरमरा चुकी है, ठीक है? यहां पर लगातार संघर्ष हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहां की शासन व्यवस्था को आप अपने हाथों में ले लो। तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर देगा, ठीक है? ध्यान रखना। तो जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के आधार पर शासन चलाया जाना दुष्कर हो चुका हो। जब किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर शासन चलाया जाना दुष्कर हो चुका हो। शासन चलाया जाना दुष्कर हो चुका हो, दुष्कर हो चुका हो। हो चुका हो, ठीक है? तब राज्यपाल क्या करेगा? इस हादसे की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगा, ये ध्यान रखना। राज्यपाल राष्ट्रपति को बोलेगा कि हे राष्ट्रपति आओ और यहां का शासन संभालो। राष्ट्रपति को इस आशय की रिपोर्ट सौंपता है, इस आशय की रिपोर्ट सौंपता है बच्चे, रिपोर्ट सौंपता है। और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हां वास्तव में, ठीक है, राज्यपाल की रिपोर्ट एकदम सत्य है, ठीक है, राज्यपाल बिल्कुल सही कह रहा है, और इस राज्य में संवैधानिक तंत्र के आधार पर शासन चलाया जाना वास्तव में ही मुश्किल हो चुका है, तो फिर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है? देखो, जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी, ध्यान रखना है, जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय राष्ट्रपति शासन लगेगा, ठीक है? ध्यान रखना है, क्या लगेगा? ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगेगा। और जब ऐसे ही राज्यों में बच्चे, ठीक है ना, मतलब पूरे देश में राष्ट्रपति शासन, मतलब सॉरी माफ करना, जब युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होगा तो युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी, ठीक है, राष्ट्रीय आपात। और जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, उस राज्य में क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा तो उस राज्य की जो मंत्री परिषद है उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। बस ध्यान रखना, जब भी राष्ट्रपति शासन लगा तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उस राज्य की जो मंत्री परिषद है उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। उस राज्य की मंत्री परिषद क्या हो जाएगी बच्चे? बर्खास्त। उस राज्य की मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया जाएगा। बस
ठीक है ना। अब वहां पर प्रेसिडेंट रूल चलेगा, वहां पर राष्ट्रपति का शासन चलेगा। वित्तीय आपात का मतलब होता है बच्चे, जब देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाए, देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाए, उस स्थिति में लगता है। देश की वित्तीय स्थिति कमजोर होने की स्थिति में, वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है जी, ये बात हमारे समझ में आई। उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो ठीक है जी, ठीक है। अभी तक हमने इतना समझा, मतलब ठीक है ना, इतना समझने का मतलब है कि हाँ, हमें आपातकालीन शक्तियां समझाई गई और हमें बताया गया कि आपातकाल की उद्घोषणा, आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, दो दो बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। और राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा, और मंत्रिपरिषद का ऐसा परामर्श जो होगा वो कैसा होगा, बाउंडेड होगा। मंत्रिपरिषद का ऐसा परामर्श बाध्यकारी होता है, ठीक है। एक ये बात हमारे समझ में आ गई, बाउंडेड होता है, ठीक है ना। तीन शक्तियां हैं आपातकाल की, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352 में है, ठीक है, जिसमें बोला है युद्ध, वाय आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। यह सशस्त्र विद्रोह शब्द मूल संविधान में नहीं था, आंतरिक शांति था। हमने 44वें संविधान संशोधन से इस सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया है, और ये संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में उसके किसी भी भूभाग में बच्चे जो है ना, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई, देखो इस पर आते हैं। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई, तो अभी केवल घोषणा हुई है, ठीक है जी मेरे प्यारे साथी। अभी केवल क्या हुई है, अभी केवल अनाउंसमेंट हुई है, अभी केवल घोषणा हुई है। घोषणा हुई, घोषणा हुई तो मतलब 352 के आधार पर घोषणा हुई। घोषणा हुई तो मतलब किसने की, राष्ट्रपति ने की। मतलब किसने की बच्चे, राष्ट्रपति ने की घोषणा, राष्ट्रपति ने की, ठीक है बच्चे। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई तो 352 के आधार पर हुई, और 352 के आधार पर हुई तो किसने की, राष्ट्रपति ने की, ठीक है। अच्छा अब बच्चे, ठीक है, राष्ट्रीय आपात अब प्रवर्तित होगा। राष्ट्रीय आपात क्या होगा बच्चे, लागू होगा। अभी तो केवल राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई थी, अब राष्ट्रीय आपात होगा प्रवर्तित। राष्ट्रीय आपात होगा प्रवर्तित। प्रवर्तित होने का मतलब होता है राष्ट्रीय आपात अब होगा बच्चे लागू, लागू होगा। और जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो भैया जी दो आर्टिकल, या तो आर्टिकल 358 को लागू किया जाएगा या आर्टिकल 359 को लागू किया जाएगा, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई किसके आधार पर, 352 के आधार पर। किसने की, राष्ट्रपति ने की, और राष्ट्रपति ने बच्चे ऐसा मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर किया, लिखित परामर्श पर, ठीक है। पहले नहीं था ये बच्चे कि मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। ये जो प्रावधान है ना कि मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर करेगा राष्ट्रपति, इस प्रावधान को भी हमने 44वें संविधान संशोधन से 1978 से जोड़ा है। तो भैया जी मंत्रिपरिषद के लिखित प्रावधान पर लागू हुई, तो जब लागू हुआ तो या तो आर्टिकल 358 लागू होगा या फिर 359 लागू होगा। अगर आर्टिकल 358 लागू हुआ, 358 लागू हुआ तो बेटा आर्टिकल 19 के जितने भी मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, आर्टिकल 19 के जितने भी फंडामेंटल राइट है वे सब स्वतः निलंबित हो जाएंगे, स्वतः निलंबित हो जाएंगे। कब तक निलंबित रहेंगे बच्चे, जब तक राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा तब तक ऑटोमेटिक निलंबित रहेंगे। आर्टिकल 359 लागू हुआ तो राष्ट्रपति बच्चे डिफाइन करेगा कि वह कौन कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित कर रहा है। राष्ट्रपति परिभाषित करता है इस केस में कि वह कौन कौन से मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर रहे हैं, वह कौन कौन से फंडामेंटल राइट को निलंबित कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जी ये बात समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी दोहराए होगा। अरे भाई ये क्या है, चलो चलिए ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं। मार्शल लॉ मतलब सैनिक शासन, एक बार फिर से समझा देता हूं भैया, ठीक है। देखो राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई,
राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसने की बच्चे? राष्ट्रपति ने। किसके आधार पर? 352 के आधार पर, मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। जब ये लागू होता है राष्ट्रीय आपात, तो जब ये लागू होगा मेरे प्यारे बच्चे, या तो आर्टिकल 358 लागू होगा, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति कहेगा कि हम आर्टिकल 359 को लागू कर रहे हैं। जब 358 लागू होगा तो आर्टिकल 19 में जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। और अगर 359 को राष्ट्रपति लागू करता है, वह 359 के आधार पर राष्ट्रीय आपात को लागू कर रहा है राष्ट्रपति, तो बेटा राष्ट्रपति बताएगा कि कौन कौन से मौलिक अधिकारों को वो निलंबित कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी ना तो 358 लागू हो तब और ना ही 359 लागू हो तब, आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता 20 और 21 को, 20 और 21 को, ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। किसको? आर्टिकल 20 और 21 को। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये प्रावधान भी हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा है। देखिए, इस प्रोविजन को भी हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा है। चलो जी, आइए बात सभी के समझ में। हे देव मानुष आप जैसे गुरु सदियों में कभी कभी अवतरित होते। चलो ठीक है, एक शेर सुना दूं तो मैं इसी बात पे आज। ठीक है, ओके, तो सुनो आप लोग कि हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा तो जमी पर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा तो जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, लेकिन किसी दरिया में कोई समुंदर नहीं गिरता। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। मोहम्मद तारिक कह रहे हैं किनारे होकर खाइए, आप तो खा लेते, हमारा क्या। अच्छा, सही कह रहे हो, तुम लोग आराम से बैठे बैठे सर्दियों में रजाई में पड़े पड़े, गर्मियों में आराम से जो है ना, ठीक है, खेत के किनारे आराम से खाते रहते हो, देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, तो हमारा क्या। सही बात है बेटा, मतलब ऐसी भावना तुम्हारी एक गुरु के लिए। चलो ठीक है, तो भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार आप सभी को। खुश रहो, प्रसन्न रहो, जीवन में बहुत तरक्की करो, उन्नति करो, आगे बढ़ो, लगातार नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो, लेकिन अपने माता पिता का बहुत सम्मान करो, उन्हें बहुत प्यार करो, किसी भी तरह का ना अब कष्ट होने दो, ना सिलेक्शन के बाद उन्हें कष्ट होने दो। ठीक है, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। थैंक यू सो मच बच्चे।